नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश सर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 9वीं शताब्दी के बारे में कि जो आपका गुज्जर प्रतिहारी वंश था वहां से लेकर दोस्तों हम चलेंगे। आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों, और इसके अंदर से जो आपके HSSC के द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं आप अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और कुशल मंगल होंगे दोस्तों। और जितने भी आपकी परीक्षाएं हैं हम उम्मीद करें कि सभी विद्यार्थियों का अब की बार सिलेक्शन जरूर हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुज्जर प्रतिहारी वंश। तो गुज्जर प्रतिहारी वंश दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुज्जर प्रतिहार वंश। तो आप सभी एक बार हेडिंग डाल लीजिए कि गुज्जर प्रतिहारी वंश है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि गुज्जर प्रतिहारी वंश के जो आपके राजा हुआ करते थे तो राजा मिहिर भोज हुआ करते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या होता था कि राजा मिहिरी भोज। तो राजा मिहिरी भोज दोस्तों आपके क्या होते थे, राजा हुआ करते थे। और दोस्तों इसके बाद अगर क्या पूछा जाए कि जो राजा मिहिरी भोज की आपको जानकारी कहां से मिलती है, यानी कि किस अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, तो दोस्तों जो आपका पिहिवा अभिलेख रहेगा, पिहिवा अभिलेख। तो पिहिवा अभिलेख से दोस्तों क्या होता है कि इनकी जानकारी मिलती है आपको कि जो महाराज आपके यानी कि राजा मिहिरी भोज है या आपका जो गुज्जर प्रतिहारी वंश है, इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, आपको मिलेगी पिहिवा अभिलेख से। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से दोस्तों पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि पेहवा को यानी कि जो आपके महाराजा थे आपके मिहिर सिंह, ये कहां के राजा थे दोस्तों। सबसे पहले तो ये पेहवा के राजा थे। पेहवा आपका कहां रहेगा दोस्तों, ये आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि कुरुक्षेत्र के अंदर आपका पेहवा है। और कुरुक्षेत्र को किस अन्य नाम से दोस्तों जाना जाता था या क्या कहा जाता था, तो कुरुक्षेत्र को दोस्तों 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा का गया के नाम से जाना जाता था। अगर परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि 9वीं शताब्दी के अंदर जो आपके पेहवा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसको जाना जाता था आपके हरियाणा का गया के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट है। 9वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों क्या होता था कि 9वीं शताब्दी के अंदर पेवा के अंदर सबसे अधिक व्यापार, यानी कि ये क्या है, व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था आपका। तो यहां पर दोस्तों क्या होता था, व्यापार होता था। पेवा आपका क्या था, व्यापार का एक केंद्र था दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि ये आपका मुख्य केंद्र हुआ करता था। और पेवा के अंदर जो आपके सबसे अधिक व्यापार किसके द्वारा किया जाता था, तो घोड़ों के द्वारा सबसे अधिक जो व्यापार होता था आपके, वो कहां पर दोस्तों, पेहवा के अंदर होता था। और सबसे ज्यादा घोड़े आपके 9वीं शताब्दी के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा घोड़े आपके 9वीं शताब्दी के अंदर आपके किस जिले के अंदर होते थे, कुरुक्षेत्र के पेहवा के अंदर। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो राजा मिहिर सिंह है दोस्तों आपके, यानी कि मिहिरी भोज है आपके, तो इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो अब दोस्तों बात की गई है कि राजा मिहिरी भोज। तो राजा मिहिरी भोज का अगर आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए कि शासनकाल इनका कब से कब तक था, दोस्तों शासनकाल की हम बात कर रहे हैं कि शासनकाल, तो इनका जो शासनकाल हुआ करता था 836 से लेकर 885 ईस्वी तक का क्या था, इनका शासनकाल था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गुज्जर प्रतिहारी वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया, तो दोस्तों जो आपका गुज्जर प्रतिहारी वंश था इसके बाद आपके हरियाणा के अंदर दोस्तों तोमर वंश आया था। कौन सा वंश आया, तोमर वंश आपका किस वंश को हराने के बाद आया, तो ये गुज्जर प्रतिहारी वंश को हराने के बाद आपका तोमर वंश आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 9वीं शताब्दी में अग्रोहा से आपको जो संगीत के साक्ष्य मिले थे वो कहां से मिले, तो दोस्तों 9वीं शताब्दी में आपको क्या मिला था, संगीत के साक्ष्य भी मिले थे। संगीत के साक्ष्य आपको 9वीं शताब्दी के अंदर मिले। तो आपको ऐसा क्या मिला था वहां पर दोस्तों जिससे आपको पता चला कि ये संगीत है, तो दोस्तों वहां से आपको क्या मिली थी कि ईंट मिली थी। ईंट पर दोस्तों क्या लिखा था, संगीत। जैसे आजकल आप ईंट देखते हो दोस्तों, किसी पे अपना लोगो बना होता है। आजकल की जो ईंटें होती है उनके ऊपर क्या है, कोई अपना गुप्ता लिखता है, कोई कुछ लिखता है, मतलब कि या अन्य तरीकों से दोस्तों क्या होता है उस पे अपना लोगो दे देते हैं। लेकिन जो आपके 9वीं शताब्दी के अंदर क्या था, किस ईंट के ऊपर दोस्तों क्या लिखा था, संगीत के 7 स्वर लिखे थे। संगीत के 7 स्वर।
तो क्या है दोस्तों कि जो संगीत के 7 स्वर हैं आपके, वो आपके 9वीं शताब्दी के अंदर इस ईंट पर लिखे थे। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा के घर घर में संगीत कब आया, तो हरियाणा के घर घर में संगीत कब आया, तो दोस्तों जो आपका हरियाणा के घर घर में संगीत आया था वो भी आपका कब आया था, 9वीं शताब्दी के अंदर आया था। क्योंकि दोस्तों एक समय, उस समय में क्या होता है कि मृदबांड होता है। क्या होता है कि मृदबांड के ऊपर दोस्तों ये संगीत के 7 स्वर लिखे हुआ करते हैं। तो मृदबांड दोस्तों आपके हरियाणा के घर घर के अंदर होता था। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि क्या है, एक पानी का मटका है, और पानी के मटके दोस्तों आपके हरियाणा के घर घर में होते थे, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। तो इसलिए दोस्तों जो इस मटके पर क्या होता था कि 7 स्वर लिखे हुए थे। जैसे कि 7 स्वर कौन से हैं, सा रे गा मा। दोस्तों जो ये आपके हैं 7 स्वर हैं, ये आपके किस पे, एक मृदबांड पर लिखे हुआ करते थे। इसलिए मृदबांड को दोस्तों परीक्षा में क्या पूछ लिया जाता है कि या तो आपके मृदबांड लिखा मिले या आपको अभिलेख लिखा मिले। दोस्तों ये बात एक ही रहेगी, क्योंकि HSSC 2 तरह से पूछ लेती है। HSSC के दोस्तों जो आपके पैटर्न होते हैं, क्वेश्चन वही होता है, फॉर्म वही होती है, लेकिन जो उनका पूछने का तरीका वो थोड़ा अलग पूछ लेती है। जैसे कि दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर क्या पूछा जाता है कि जो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था पुष्यभूति वंश ने। लेकिन HSSC क्या पूछती है दोस्तों कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण, अब दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, पुष्यभूति वंश ने। लेकिन HSSC पूछ लेगी आप लोगों से कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया। अब दोस्तों वहां पे एक वर्ड यूज कर दिया, पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण तो दोस्तों सदाशिवराव ने करवाया था। तो दोस्तों इसी प्रकार HSSC थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट उसमें ऐड करके आपके क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर देती है। तो अब दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि जो आपका 9वीं शताब्दी के अंदर संगीत मिला था, तो संगीत के जो साक्ष्य मिले थे दोस्तों, वो संगीत आपका शास्त्रीय संगीत रहेगा। कौन सा संगीत है दोस्तों जो आपका 9वीं शताब्दी के अंदर मिला था, तो ये संगीत आपका रहेगा शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 9वीं शताब्दी के अंदर कौन सा संगीत मिला था, तो दोस्तों वो शास्त्रीय संगीत मिला था। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्रोहा से क्या मिला था, मृदबांड मिला था। दोस्तों क्या मिला था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मृदबांड कहां से मिला था, ये आपको अग्रोहा से मिला था। यानी कि जो आपके संगीत के साक्ष्य हैं आपको ये कहां से मिले थे, आपको अग्रोहा से मिले थे। और अग्रोहा कहां पर है, आपके हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि 9वीं शताब्दी के अंदर संगीत के साक्ष्य कहां से मिले, तो ये अग्रोहा से मिले थे। अग्रोहा कहां है, आपका हिसार के अंदर है। और मृदबांड को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभिलेख के नाम से भी दोस्तों। यानी कि जो आपकी पुरानी चीजें होती है ना, तो उनको मृदबांड या अभिलेख के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आंसर आपका एक ही रहेगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अग्रोहा से डैश की मूर्ति मिली, तो दोस्तों जो आपके अग्रोहा से है ना, अग्रोहा से, अग्रोहा, तो अग्रोहा से आपकी किसकी मूर्ति मिली थी दोस्तों, सूर्य देवता की। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि अग्रोहा से आपके किस चीज की मूर्ति मिली थी या किसकी मूर्ति मिली थी, तो दोस्तों अग्रोहा से आपकी सूर्य देवता की मूर्ति मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अग्रोहा से दोस्तों किसके साक्ष्य मिले थे। अब दोस्तों साक्ष्य की बात की जाए कि साक्ष्य, तो अग्रोहा से दोस्तों जो आपको साक्ष्य मिले थे वो किसके मिले थे, वो टकसालों के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे, टकसालों के। टकसालों के साक्ष्य की बात की जाए दोस्तों कि टकसालों के साक्ष्य आपको हरियाणा के किस जिले से मिले, तो ये साक्ष्य दोस्तों जो आपको मिले थे ये अग्रोहा से मिले थे। अग्रोहा दोस्तों आपका कहां है, हिसार जिले के अंदर रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों जो आपका क्या होता है कि जो गुज्जर प्रतिहारी वंश होता है इसको हराकर तोमर वंश आ जाता है। अब दोस्तों आपका कौन सा वंश आ गया, तोमर वंश। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों आप भी कि तोमर वंश, यानी कि गुज्जर प्रतिहारी वंश को हराने के बाद कौन सा वंश आया, तो तोमर वंश आया। तोमर वंश वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि तोमर वंश किस वंश को हराकर आया था, तो ये दोस्तों आपके गुज्जर प्रतिहारी वंश को हराकर आया था। तोमर वंश के संस्थापक की बात की जाए कि संस्थापक, तो तोमर वंश के दोस्तों जो संस्थापक रहेंगे वो कौन है, अनंगपाल तोमर रहेंगे। यानी कि अनंगपाल
पाल तोमर। तो अनंग पाल तोमर दोस्तों क्या है, आपके संस्थापक रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर दोस्तों किसी का कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि जो आपकी क्लास रेगुलर लगती है दोस्तों, इसमें हम हर एक टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको दोस्तों हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको हमारी इस क्लास से मिलता रहे। तो दोस्तों अब क्या पूछा जाता है कि अनंग पाल द्वितीय ने सूरज कुंड का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आप लोगों ने सूरज कुंड का नाम सुना होगा दोस्तों कि सूरज कुंड। तो सूरज कुंड का जो मेला लगता है दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि सूरज कुंड का जो मेला लगता है वो कहां लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है, फरीदाबाद। और इसका दोस्तों जो मेले का निर्माण किसने करवाया था, तो अनंग पाल द्वितीय ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अनंग पाल द्वितीय ने। तो अनंग पाल द्वितीय ने क्या करवाया था दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप लोगों से आगे क्या पूछा जाता है कि इष्ट देवता भगवान सूर्य देव की स्मृति में फरीदाबाद में सूरज कुंड का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और दोस्तों किसकी उसमें करवाया था ये आपके सूरज कुंड मेले का निर्माण, तो ये करवाया था इष्ट देवता। तो दोस्तों क्या है कि इष्ट देवता भगवान सूर्य देव। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सूरज कुंड का निर्माण है, जो सूरज कुंड के मेले का निर्माण है, क्यों करवाया था, तो इष्ट देवता भगवान सूर्य देव की स्मृति में दोस्तों ये क्या है, आपके सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया, तो अनंग पाल द्वितीय ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद कि तोमर के पतन का कारण दोस्तों क्या था। अब जो तोमर का पतन हुआ, कि तोमर वंश का जो पतन हुआ था, तोमर वंश का जो पतन हुआ आपका, वो किसके कारण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था महमूद गजनवी के कारण। तो महमूद गजनवी के कारण क्या हुआ था, उसका क्या हुआ, पतन हुआ दोस्तों। अगर आप लोगों से दोस्तों पूछा जाए कि सूरज कुंड का प्राचीन नाम क्या रहेगा, आप सूरज कुंड का दोस्तों जो प्राचीन नाम रहेगा, ये आपका सूरज कुंड है। प्राचीन नाम पूछा जाए तो म्यूर झील इसका क्या रहेगा, म्यूर झील इसका प्राचीन नाम रहेगा। ये भी पॉइंट है दोस्तों, एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये 2018 के एग्जाम्स यानी कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रुप डी के एग्जाम में भी दोस्तों ये पूछा जा चुका है। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सूरज कुंड का प्राचीन नाम क्या है, तो म्यूर झील के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। और जब आपके तोमर वंश का पतन हो गया था, पतन किसने किया, महमूद गजनवी ने किया। तो इसके बाद दोस्तों जब तोमर वंश का पतन हो गया तो आपका कौन सा वंश आया, ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद दोस्तों गजनी वंश आया था। ठीक है, कौन सा वंश आया दोस्तों, गजनी वंश आया था। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, क्या है, गजनी वंश। तो गजनी वंश दोस्तों इसकी हेडिंग डाल लें आपकी, गजनी वंश कब आया, तो गजनी वंश दोस्तों तोमरों का पतन करने के बाद, यानी कि तोमरों को हराने के बाद आपका गजनी वंश आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो दोस्तों, आप हमसे कर सकते हैं। और आगे दोस्तों जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने ना एक कल आप लोगों के लिए पीडीएफ सेंड की थी, जिसके अंदर क्या था, 730 प्रश्न थे ऑप्शन टाइप। ठीक है दोस्तों, 730 प्रश्न मैंने आपको दिए थे जो ऑप्शन टाइप थे। मैंने उसके आपको आंसर की नहीं दी दोस्तों, जो आपकी आंसर की होती है ना, वो मैंने आंसर की नहीं दी, क्योंकि वो 730 प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं। जितने दोस्तों ये 730 प्रश्न है, ये आपके कहां से है, प्रीवियस ईयर के। तो एक बार दोस्तों वो 730 प्रश्न आप करके देखें। वो कंप्लीट प्रश्न जब आप कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद, यानी कि आज का दिन है आपके पास, आज मैं तारीख बता देता हूं, जैसे कि आज है 28 तारीख, कल 29 है और परसों दोस्तों 30 है। तो 30 तारीख की जो शाम को 7 बजे क्लास होगी आपकी, उस 7 बजे की क्लास के अंदर वो आंसर की आपको दे दी जाएगी। और उसमें आप मैच कर लेना कि आपके 730 प्रश्न जो आपने हल किए हैं उसमें आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उससे दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि मेरी तैयारी कितने परसेंट है। दोस्तों उसमें से आप जो 730 की परसेंटेज निकाल के देखना कि आपके कितने परसेंट ठीक बनेंगे और आपके दोस्तों कितने परसेंट जो सही रहेंगे। उससे आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे अपने
कितनी और तैयारी करने की जरूरत है, करंट अफेयर पढ़ने हैं या हरियाणा जीके पढ़नी है या इसके अलावा दोस्तों कोई और अन्य सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं। तो ये 730 के दोस्तों इसीलिए मैंने आपको आंसर नहीं दिए, वो आंसर आपको 30 तारीख शाम की क्लास के अंदर मिल जाएंगे। अब दोस्तों आगे क्या है कि आपका जो गजनवी वंश है, तो गजनवी वंश ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत पर अगर गजनी वंश ने पूछा जाए तो 17 बार क्या किया था दोस्तों, आक्रमण किया था। भारत पर गजनी वंश ने 17 बार आक्रमण किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि गजनी वंश ने दोस्तों, जो गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था, तो थानेसर पर दोस्तों 1009 के अंदर कहां आक्रमण किया, थानेसर पर। थानेसर को पुराने समय में सथानेश्वर के नाम से जाना जाता था, तो सथानेश्वर पर दोस्तों 1009 के अंदर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये आक्रमण क्या हुआ था, ये बिना लड़ाई, मतलब जैसे कि ये आपका बॉर्डर है थानेसर का, तो ये बिना युद्ध करे ही दोस्तों यहीं से वापस चले गए थे। तो इसको क्या बोल लेंगे दोस्तों कि ये बिना युद्ध करे ही 1009 के अंदर क्या हो गया था, वापस लौट गए थे, इन्होंने युद्ध नहीं करा। तो आक्रमण करने के लिए आए थे लेकिन आक्रमण नहीं किया। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये 1014 में फिर आते हैं दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करने। तो दूसरी बार दोस्तों कब आई है, 1014 में। कहां आक्रमण करने, आपके थानेसर पर आक्रमण करने के लिए 1014 में दोबारा फिर आए थे। और अगर पूछा जाए आप लोगों से कि उस समय थानेसर का राजा कौन था, तो दोस्तों जो उस समय आपके थानेसर का राजा था वो आपके राजा जयपाल थे। तो राजा जयपाल के समय में दोस्तों क्या हुआ कि 1014 में दोबारा फिर आक्रमण करने के लिए आए थे। 1014 में थानेश्वर से दोस्तों ये किसकी मूर्ति चुरा कर लेकर गए थे, तो ये चक्कर स्वामी की मूर्ति दोस्तों कहां से लेकर गए थे, आपके थानेसर से लेकर गए थे। चक्कर स्वामी की मूर्ति, तो चक्कर स्वामी की मूर्ति दोस्तों ये कहां से लेकर गए थे, ये आपके थानेसर से लेकर गए थे। कौन लेकर गए थे, गजनी वंश दोस्तों आपका थानेसर पर 1014 में आक्रमण कर गजनवी की जो आपके चक्कर स्वामी की मूर्ति है वो लेकर गए थे। और जो गजनी वंश को दोस्तों महमूद गजनवी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है, मूर्ति। तो दोस्तों जो इनको मूर्ति भंजक की उपाधि क्यों दी थी, क्योंकि जो महमूद गजनवी हुआ करते थे आपके, ये क्या करते थे, ये मूर्तियों को तोड़ देते थे, उसको नष्ट कर देते, तो इसलिए इनको मूर्ति भंजक की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। और आगे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चक्कर स्वामी महाराज को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो चक्कर स्वामी जो महाराज थे दोस्तों आपके, ये भगवान विष्णु के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता था कि भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के नाम से दोस्तों इनको क्या जाना जाता था। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर क्या किया दोस्तों, जो आपकी मूर्ति है इसको वहां पर सीढ़ियों में लगा दिया। कौन सी कहां पर दोस्तों, मक्का व मदीना, मक्का व मदीना। तो विष्णु दोस्तों क्या है कि चक्कर स्वामी महाराज को क्या कहा जाता है, भगवान विष्णु। और अगर पूछा जाए कि इस मूर्ति को उन्होंने मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर क्या था दोस्तों, चिन्हवा दिया था। जो आपकी सीढ़ियां होती है ना, तो सीढ़ियों पर दोस्तों इन्होंने इस मूर्ति को चिन्हवा दिया था। और ये आते जाते, कहा जाता है कि आते जाते इसको ठोकर मारकर जाते थे। तो आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है, इनको जो उपाधि मिली थी ना, वो आपकी मूर्ति भंजक की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी, मूर्ति भंजक की। तो मूर्ति भंजक की इनको उपाधि मिली थी दोस्तों। ये आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप वो हमसे कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो आपका प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। अगर महमूद गजनवी के उत्तरदायित्व के आक्रमण पूछे जाए कि महमूद गजनवी के उत्तराधिकारों के आक्रमण। अब आक्रमण की बात करेंगे दोस्तों हम कि जो आपके महमूद गजनवी हैं, किसकी बात है दोस्तों कि महमूद गजनवी। तो दोस्तों अब आक्रमण की बात करें कि उत्तरदायित्व के आक्रमण। तो आक्रमण से दोस्तों क्या पूछा जाता है कि 1037 के अंदर क्या किया था इन्होंने। 1037 में हरियाणा के हांसी और सोनीपत पर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। कहां पर दोस्तों, हरियाणा के हांसी जिले पर और सोनीपत पर।
तो इन्होंने दोस्तों 2 जगह पर आक्रमण किया था, यानी कि इन 2 जिलों पर आक्रमण किया था 1037 के अंदर। और पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो राजधानी दोस्तों इनकी क्या रहेगी, हांसी रहेगी राजधानी। महमूद गजनवी की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इनकी क्या थी दोस्तों, हांसी इनकी राजधानी हुआ करती थी। और पूछा जाए कि 1043 के अंदर इन्होंने क्या हुआ कि 1043 में मैसूर, यानी कि दोस्तों जो 1043 के अंदर क्या हुआ था, 1043 में मसूद के पुत्र मादुन को हरियाणा पर आक्रमण किया। दोस्तों किसने आक्रमण किया, मसूद के पुत्र ने। अब ये मसूद के पुत्र ने दोस्तों क्या किया, मसूद के पुत्र का नाम पूछा जाए तो मादूद। तो मादूद ने दोस्तों क्या किया, आक्रमण किया आपके हरियाणा पर। और वो आक्रमण कब किया, 1043 के अंदर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जो आपके मसूद है, मसूद के पुत्र है दोस्तों मादूद, तो मादूद ने आपके हरियाणा पर 1043 में आक्रमण किया। आक्रमण कब किया, 1043 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, उस समय तोमर वंश का शासक कौन हुआ करता है दोस्तों, तो उस समय तोमर वंश के जो शासक हुआ करते थे आपके, वो कुमारपाल हुआ करते थे। अब कौन है दोस्तों, तोमर वंश के शासक, तो तोमर वंश के जो उस समय शासक हुआ करते थे वो दोस्तों कुमारपाल हुआ करते थे। कुमारपाल क्या होते थे, इनके दोस्तों शासक हुआ करते थे। कुमारपाल की मदद चौहानों ने की और इस युद्ध में मादूद की क्या हो गई थी दोस्तों, हार हो गई थी। तो इसकी दोस्तों कुमारपाल की मदद किसने की थी, आपसे पूछा जाए तो चौहान वंश ने। चौहान वंश यानी कि आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान आए या अर्णोराज चौहान आए, तो अर्णोराज चौहान ने दोस्तों किसकी मदद की, कुमारपाल की। कुमारपाल किस वंश से है, तोमर वंश से है। तो दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान यानी कि चौहान वंश ने कुमारपाल की मदद की, तो दोस्तों ये क्या था कि जो ये मादूद हुए थे आपके, जो आपके 1043 के अंदर किसके ऊपर आक्रमण करने आए थे, तोमर वंश के ऊपर आक्रमण करने आए थे, कुमारपाल को हराने आए थे। लेकिन कुमारपाल ने चौहान वंश की हेल्प ले ली और इसकी चौहान वंश की मदद के कारण दोस्तों ये दोनों एक हो गए। एक होने के बाद दोस्तों मादूद क्या पड़ गया, अकेला पड़ गया, जिसके कारण मादूद को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो ये दोस्तों 1043 में जो मादूद आए थे हरियाणा पर आक्रमण करने, तो वो क्या हो गए थे, हार गए थे। और जीत पूछा जाए तो जीत दोस्तों आपकी किसकी हुई थी, तो जीत आपकी कुंवरपाल की हुई थी। कुंवरपाल की दोस्तों चौहान वंश के कारण जीत हुई थी, क्योंकि चौहान वंश आपको भी पता है कि सबसे शक्तिशाली वंश दोस्तों कौन सा है, चौहान वंश। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों चौहान वंश के बारे में, क्योंकि उसके बाद आपका चौहान वंश शुरू हो जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों अभी की चौहान वंश। तो चौहान वंश दोस्तों अगर पूछा जाए कि चौहान वंश के जो चौहान वंश के राजा हुआ करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि चौहान वंश के राजा की बात की जाए तो अर्णोराज दोस्तों क्या होते थे, अर्णोराज इनके राजा हुआ करते थे। और दोस्तों इस समय 1139 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं कि 1139 के अंदर क्या होता था कि जो अर्णोराज होते थे वो क्या होते थे, आपके चौहान वंश के राजा हुआ करते थे। तोमरों को हराया था, यानी कि अब बात की जाए कि जो आपके तोमरों को किसने हराया, तो तोमरों को हराने वाले दोस्तों अर्णोराज थे। यानी कि उस समय दोस्तों इन्होंने जो आपके कुंवरपाल होते थे, कुंवरपाल किसके वंश के शासक होते थे, तोमरों के। तो अर्णोराज दोस्तों इसको तोमर को हराकर अपना खुद का शासन अधीन यानी कि अपने अधीन कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यह हम बात कर रहे थे 1039 की। तो 1039 के अंदर क्या है कि अर्णोराज क्या होते हैं, चौहान वंश के राजा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे 1056 में विग्रह राज चतुर्थ ने तोमर का अंत कर दिया। अब दोस्तों तोमरों का बिल्कुल अंत किसने किया, अगर बात की जाएगी तोमरों का अंत किसने किया, तो तोमरों का अंत किया दोस्तों विग्रह राज ने। कब किया, तो 1056 यानी कि 1156 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। 1156 के अंदर क्या किया, तोमर वंश का अंत किसने किया, तो विग्रह राज ने इनका अंत कर दिया था। इसके बाद दोस्तों बात शुरू होती है आपके पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये आसीगढ़ किला के क्या हुआ करते थे, हांसी के दोस्तों हांसी के अंदर क्या हुआ, किला बनवाया था। हांसी के अंदर क्या बनवाया, किला बनवाया।
किले का नाम पूछा जाए तो आसीगढ़, यानी कि दोस्तों आसीगढ़ का किला पूछा जाए कि आसीगढ़ के अंदर दोस्तों आसीगढ़ का किला इन्होंने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आसीरगढ़ के अंदर दोस्तों इन्होंने किला बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आसीरगढ़ के अंदर इन्होंने किला बनवाया था। आसीरगढ़ की अगर हम बात करें कि तलवारों का किला भी दोस्तों इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि तलवारों का किला। तो तलवारों का किला दोस्तों किसे कहा जाता है? आपके आसीरगढ़ को, यानी कि आसीरगढ़ के किले को आपका तलवारों का किला भी कहा जाता है। गोहाना के किले का निर्माण पूछा जाए तो गोहाना के किले का निर्माण भी आपके पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। तो पृथ्वीराज चौहान कहां का निर्माण करवाया दोस्तों? गोहाना के किले का, गोहाना किले का। तो गोहाना के अंदर दोस्तों जो आपका किला है, गोहाना के किले का निर्माण भी किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो दोस्तों अब बात होती है कि जो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान है उनसे जुड़े हुए प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राजा आपका पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे शक्तिशाली राजा आपका पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली शासक। अब दोस्तों ये क्या था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हुआ करता था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ तो दोस्तों इनका जन्म की बात की जाए तो जन्म 1166 के अंदर दोस्तों 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और स्थान पूछा जाए कि किस स्थान पर हुआ तो गुजरात के अंदर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम पूछा जाए दोस्तों तो पिता का नाम था इनके सोमेश्वर। दोस्तों सोमेश्वर चौहान क्या रहेगा? इनके पिता का नाम रहेगा। और अगर पूछा जाए कि माता का क्या नाम है इनकी तो दोस्तों माता का नाम रहेगा कपूर देवी। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पिता का नाम पूछा जाए तो क्या है? पिता का नाम सोमेश्वर है। माता का नाम पूछा जाए तो कपूर देवी है। अगर इनके दोस्तों पुत्र का नाम पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम रहेगा तो दोस्तों पुत्र का क्या नाम है? अगर आपको पता है तो एक बार आप कमेंट करके बताएं कि जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम रहेगा। तो दोस्तों इनके जो पुत्र का नाम रहेगा वो रहेगा आपके गोविंद चौहान। तो गोविंद चौहान दोस्तों क्या है? इनके पुत्र का नाम है। पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों क्या है कि 1077 से 1092 तक अजमेर का शासक रहा। अब दोस्तों जो आपके पृथ्वीराज चौहान है वो कब से कब तक शासक रहे थे? अजमेर। तो दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान आपके अजमेर के शासक रहे थे ये आपके 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक दोस्तों क्या ये अजमेर के शासक रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए कि इनके दरबारी कवि का क्या नाम है तो चंद्राबाई दोस्तों क्या रहेगा? इनके दरबारी कवि का नाम रहेगा दरबारी कवि की बात करें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के तो चंद्राबाई क्या है? यानी कि चंद्रा बरदाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। क्या है कि चंद्रा बरदाई। तो ये क्या है दोस्तों? इनके आपके दरबारी कवि रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगर पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ तो तराइन का प्रथम युद्ध भी दोस्तों इनके अंडर हुआ था। यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर हुआ था। 1191 ईस्वी में क्या हुआ था कि प्रथम युद्ध। तो प्रथम युद्ध दोस्तों कौन सा किस युद्ध की बात कर रहे हैं हम? तराइन युद्ध जो हुआ था आपका तो वो 1191 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। और मोहम्मद गौरी क्या था दोस्तों? गौर का शासक हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी ने कहां पर आक्रमण किया? भारत पर किसने आक्रमण किया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी किस वंश कहां का शासक था? तो दोस्तों ये गौर का शासक था। यानी कि गौर का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा
कि मोहम्मद गोरी आपका कहाँ का शासक था, तो गौर का शासक था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी दोस्तों, विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट युद्ध में क्या हो गया था दोस्तों, जीत गया था। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी क्या हुई थी, तो मोहम्मद गोरी इस युद्ध के अंदर हार चुका था। इसके बाद दोस्तों क्या कहा जाता है कि पृथ्वी चौहान का साथ किसने दिया, तो अनंग पाल ने, यानी कि अनंग पाल ने इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, साथ दिया था। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मोहम्मद गोरी वहां पर आक्रमण करने के लिए आने लग रहा है, तो ये आक्रमण के लिए दोस्तों इसने पृथ्वीराज चौहान का जो साथ दिया था वो दिया था अनंग पाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम हार कब हुई थी, तो मोहम्मद गोरी की दोस्तों जो भारत के अंदर प्रथम हार हुई थी आपकी, वो 1178 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, पाटना के अंदर हुई थी। पाटना आपका गुजरात के अंदर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसने दोस्तों मोहम्मद गोरी को जो हराया था, तो वो हराया था दोस्तों भीम द्वितीय ने। तो भीम द्वितीय ने दोस्तों किसको हराया था, आपके मोहम्मद गोरी को हराया था 1178 के अंदर। और 1178 के बाद दोस्तों 1191 में क्या हुआ कि ये दोबारा से तैयारी करके आया। मतलब कहा जाता है दोस्तों, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी है, जब वो यहाँ पर दोस्तों भारत से लगातार कई बार हारते चले गए, तो वो क्या करते हैं, एक बंद कमरे के अंदर बैठ जाते हैं दोस्तों, और वो एक जहर की शीशी अपने साथ ले लेते हैं। और जैसे ही वो पीने वाले होते हैं, वो क्या देखते हैं कि एक चींटी होती है दोस्तों, जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। वो दोबारा फिर चढ़ने की कोशिश करती है, वो फिर गिर जाती है। तो दोस्तों वो एक चींटी को देखकर ऐसे बार बार चींटी प्रयत्न करती रही। वो बार बार गिरती दोस्तों, एक बार वो अपनी मंजिल पर ऐसे चींटी आखिर में अपनी मंजिल पर दोस्तों पहुंच जाती है। तो वहीं से दोस्तों मोहम्मद गोरी को क्या हुआ कि जब ये छोटी सी चींटी दोस्तों बार बार प्रयास करके अपने मंजिल तक पहुंच सकती है, तो दोस्तों मैं तो इतना बड़ा शासक हूँ, राजा हूं, तो दोस्तों मैं क्यों नहीं बार बार ट्राई करूं। तो इन्होंने दोस्तों दोबारा फिर ट्राई किया था। और वहीं पर दोस्तों क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान का दूसरा युद्ध भी हुआ था। तो तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें तो कि तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 1192 के अंदर। यानी कि पहला युद्ध तो आपका 91 के अंदर हुआ, फिर दूसरा दोस्तों 92 के अंदर युद्ध हुआ आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दोस्तों दोबारा फिर ये युद्ध हुआ था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ दोस्तों मोहम्मद गोरी, जो अब की बार पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करके आए हुए हैं। तो मोहम्मद गोरी दोस्तों क्या होता है कि इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की क्या होती है, जीत हो जाती है। तो सेकंड युद्ध के अंदर दोस्तों मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक स्टोरी बनती है, जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों कौन करता है मदद, आपके अनंग पाल करते हैं। और अनंग पाल के साथ दोस्तों राजा जयचंद होते हैं। एक राजा जयचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, कि राजा जयचंद के बारे में आप कहीं से भी सर्च करें, आपको पहले नंबर पर दोस्तों राजा जयचंद के बारे में पता चलेगा। तो राजा जयचंद होते थे ना दोस्तों, तो राजा जयचंद भी इस प्रथम युद्ध में किसका साथ देते हैं, पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान जब तराइन का प्रथम युद्ध जीत जाते हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, फीलिंग लेकर एक पार्टी का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों जब ये पार्टी का आयोजन करते हैं, तो उसके अंदर ये किस किस को न्योता देते हैं, जैसे कि ये पार्टी का माहौल है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इनके जो अनंग पाल दोस्तों, इनके क्या होते हैं, नाना होते हैं। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, अब यहाँ से इनकी पार्टी के अंदर ये अपने नाना अनंग पाल को भी बुलाते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रथम युद्ध के अंदर जितने सैनिक थे, सभी सैनिकों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो राजा जयचंद होते हैं, तो जयचंद भी दोस्तों इस युद्ध के अंदर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के साथ साथ दोस्तों जो जयचंद की बेटी होती है एक संयोजिका के नाम से दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, अपनी बेटी संयोगिता को भी अपने साथ ले आते हैं। और जो महाराज पृथ्वीराज चौहान होते हैं, संयोगिता को देखकर बोलते हैं कि अपने नाना को कि मुझे उससे शादी करनी है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि उस समय कास्ट सिस्टम होता है, जो आज के समय पे, तो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है कि इनके नाना मना कर देते हैं शादी से। और दोस्तों ये क्या करता है कि अपनी अनंग, यानी कि जो ये अपना दोस्तों पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, जो ये संयोगिता होती है इनकी जयचंद की पुत्री, इसको लेकर दोस्तों वो वहां से चले जाते हैं। तो भाग जाते हैं दोस्तों वहां से। अब बात आके स्टोरी क्या बनती है दोस्तों, कि जब ये राजा जयचंद की बेटी को लेकर, यानी कि संयोगिता को लेकर दोस्तों चले जाते हैं, तो पीछे से मोहम्मद गोरी दोस्तों क्या करता है कि वो चिट्ठी भेजता है दोस्तों किसके पास, जो आपके जयचंद होते हैं दोस्तों, जयचंद चिट्ठी भेजते हैं आपके मोहम्मद गोरी के पास।
तो जयचंद ने दोस्तों क्या किया, जयचंद ने क्या किया, मोहम्मद गौरी के पास चिट्ठी भेजी कि भाई मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है, तो आप मेरा साथ दें, हम दोनों मिलकर उसको हरा देंगे। लेकिन इधर मोहम्मद गौरी दोस्तों क्या सोचता है कि पहले युद्ध के अंदर जयचंद किसके साथ था, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ था, कभी ये मुझे धोखे से बुलाकर मार ना दे। तो ऐसा दोस्तों मोहम्मद गौरी सोचता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात की जाए कि जयचंद ने डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान से क्यों नहीं युद्ध किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान क्या है, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, जिसके कारण दोस्तों जयचंद के युद्ध करने की हिम्मत नहीं हुई और वो डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा सकता था। तो इसलिए दोस्तों जयचंद ने दोबारा फिर पत्र लिखा मोहम्मद गौरी को और उसने अपनी सच्चाई बात बता दी कि भाई पृथ्वीराज चौहान ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी को लेकर गया है, तो हम तैयारी करके, युद्ध की तैयारी करके अच्छे तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। तो दोस्तों तब तराइन का युद्ध, यानी कि तभी तराइन का युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, क्योंकि पहला युद्ध तो आपका 1191 के अंदर हो गया था। लेकिन दोस्तों एक साल के अंदर ही जब पता चलता है मोहम्मद गौरी को कि ये घटना घटी है जयचंद के साथ, तो वो जयचंद मोहम्मद गौरी की मदद लेकर दोस्तों किसको हरा देते हैं, पृथ्वीराज चौहान को 1192 यानी कि तराइन के दूसरे युद्ध में। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है कि जो चौहान का दरबारी कवि की बात की जाए, जैसे चंद्रा बरदाई क्या है आपके, चंद्रा बरदाई दोस्तों मैं दरबारी कवि लिख देता हूं कि दरबारी कवि। तो दरबारी कवि क्या थे दोस्तों आपके, चंद्रा बरदाई। चंद्रा बरदाई दोस्तों जो आपके दरबारी कवि थे वो पृथ्वीराज चौहान के थे। और पूछा जाए कि इन्होंने रचना कौन कौन सी लिखी है, तो दोस्तों इनकी रचनाओं का बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो। अब रचना है दोस्तों की पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो क्या है, रचना है इनकी दरबारी कवि की। और पूछा जाए कि हाँसी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो हाँसी का जो युद्ध हुआ था, हाँसी युद्ध, तो वो आपका हुआ था 1193 के अंदर। 1193 ईस्वी के अंदर दोस्तों, 1193 के अंदर हाँसी का युद्ध हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक व जाटवान मालिक के बीच दोस्तों क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा चंद्रा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो आपका तराइन का दूसरा युद्ध हो जाता है, युद्ध खत्म होने के बाद कौन सा युद्ध होता है आपका, चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध की बात करें दोस्तों कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो 1194 के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। ये दोस्तों युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के बीच हुआ था। राजा जयचंद ने दोस्तों किसकी मदद की थी, मोहम्मद गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। लेकिन अब दोस्तों जो चंदावर का युद्ध होता है 1194 के अंदर, यानी कि एक साल बाद ही युद्ध हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मोहम्मद गौरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी व दूसरा दोस्तों आपके कौन होते हैं, जयचंद। तो इनके बीच दोस्तों युद्ध हो जाता है। जयचंद तो दोस्तों पहले ही कमजोर था, तो वो क्या हो जाता है कि इस युद्ध के अंदर हार जाता है। और उसके बाद दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों कि तराइन का थर्ड युद्ध। तो दोस्तों जो तराइन का तीसरा युद्ध होता है वो किस किस के बीच होता है, तो ये इल्तुतमिश या इसके बाद दोस्तों यदोल कुबाचा के बीच, यानी कि यदोल कुबाचा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि ये तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच, इल्तुतमिश यदोल कुबाचा। हो सकता है दोस्तों लिखने में थोड़ी गलती है, तो आप नोट कर लें कि तराइन का तीसरा युद्ध होता है जो आपका वो इल्तुतमिश और यदोल कुबाचा के बीच में होता है। और अगर बात की जाए जीत किसकी हुई थी, तो इल्तुतमिश की दोस्तों इस युद्ध के अंदर जीत हुई थी। यदोल और कुबाचा मोहम्मद गौरी के क्या होते थे, सेनापति होते थे। और इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, हार हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही था। और कल हम पढ़ेंगे जो आगे आपका रजिया सुल्तान है उसके बारे में। और उसके बाद दोस्तों जो आपकी कंटिन्यू हिस्ट्री बनती हुई चलेगी दोस्तों, जो आपके HSSC के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न दोस्तों हम अपनी क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।